वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स इंटरनेशनल रिलेशंस 1919 टू 1933 का जो सिलसिला है उसमें आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है द यंग प्लान 1929। अब जो पहले हमने डिस्कस किया था डॉस प्लान, उसमें यह था कि जनरल डॉस ने ये तो कह दिया था कि जर्मनी से जितना हो पाए वो उतनी रेपरेशंस अदा करता रहे फ्रांस को, लेकिन वहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया था कि ये प्रोसेस कितने साल जारी रहेगा। और जर्मनी का जो सबसे बड़ा मुतालबा था वो ये था कि ये जो रेपरेशंस की टोटल अमाउंट है इसको कम किया जाए, ये बहुत ज़्यादा है और जो हकीकत में ही ज़्यादा थी। लेकिन डॉस प्लान में इसको कम नहीं किया गया था, उसमें उसको अमाउंट को उतना ही रखा गया था, लेकिन ये जर्मनी को छूट दे दी गई थी कि आपसे जितना हो पाए आप एनुअली उतना पे कर दीजिए एज ए रेपरेशन जंगी तलाफ़ी के तौर पे फ्रांस को। तो ये जो यंग प्लान था 1929 में जो आया, अमेरिका के एक बैंकर ऑन यंग जो थे उनकी यूँ कह लें कि क़यादत में एक कमेटी ने ये प्लान इंट्रोड्यूस करवाया और इसका मकसद यही था कि चीज़ों को लिमिटाइज़ किया जाए। और सबसे बड़ी जो बात थी इसमें वो ये थी कि जर्मनी का जो एक देरीना मुतालबा था शुरू से ही कि इस टोटल अमाउंट को कम किया जाए, उसको माना गया। और वर्सेल्स ट्रीटी में जो फाइनल हुआ था कि एज आ रेपरेशन जंगी तलाफ़ी के तौर पे जर्मनी 6600 मिलियन डॉलर्स पे करेगी, उसको कम करके 2000 मिलियन डॉलर्स 2000 मिलियन डॉलर 6600 मिलियन पाउंड से कम करके 2000 मिलियन पाउंड्स कर दिए गया। आई रिपीट, ये पाउंड है, डॉलर्स नहीं। तो 6600 मिलियन पाउंड से 2000 मिलियन पाउंड कर दिया गया इसको कम करके। और साथ में ये बता दिया गया कि 59 ईयर्स में इसको पे करना होगा। जर्मनी को बताया गया कि आप 59 साल में 2000 मिलियन पाउंड्स को पे करेंगे। तो ये चीज़ों को लिमिटाइज किया गया। और यहाँ पे जो फ्रेंच थे वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो गया था फ्रांस, और कॉम्प्रोमाइज़ जो कि वो पहले बिल्कुल नहीं कर रहा था अब करने को तैयार हो गया। और उसकी रीज़न शायद नाज़ी पार्टी की जो बढ़ती हुई मकबूलियत थी जर्मनी में, और नाज़ी पार्टी जो कि एक यूँ कह लें कि शिद्दत पसंद पार्टी थी, उसकी पावर को देखते हुए फ्रांस अब मजबूर हो चुका था कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कि जर्मनी कुछ ना कुछ तो हमें दे। अब अगर रिजल्ट्स को देखें यंग प्लान के, तो वो ये था कि जर्मनी में जो आम आवाम थी, पब्लिक थी, उसमें इस प्लान को काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई। लेकिन जो नाज़ी पार्टी थी वो बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ गई। और नाज़ी पार्टी का जो मेन जो मुतालबा था वो ये था कि एक तो रकम बिल्कुल कम की जाए, वो 2000 मिलियन पाउंड पे भी राज़ी नहीं थे। और दूसरा था कि 59 ईयर्स और इस तरह की लंबी बातें ना डाली जाए, बल्कि इसका कोई और हल, मतलब कि इससे भी वो कम करवाना चाह रहे थे। वो ये जो उनको छूट मिली थी 6600 मिलियन पाउंड से 2000 मिलियन पाउंड पे रकम आ गई, और साथ में 59 ईयर्स का उनको टाइम जो दिया गया था, इससे भी वो खुश नहीं थे। वो इससे भी कुछ और कम करवाना चाह रहे थे। तो नाज़ी पार्टी इसके बिल्कुल खिलाफ गई, जबकि आम आवाम जो थी वो उसको ये आइडिया और ये प्लान काफ़ी मकबूलियत मिली उसको। अब देखते हैं सेटबैक्स टू यंग प्लान के इससे पहले कि यंग प्लान को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट किया जाता, इस पर मुकम्मल तौर पर अमल करवाया जाता, तो इसके बीच में ही कुछ सेटबैक्स आ गए। और उस सेटबैक में जो सबसे बड़ा सेटबैक था वो था डेथ ऑफ स्ट्रेसमैन के जर्मनी के साबका चांसलर और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे स्ट्रेसमैन, जो कि अमन के लिए काफ़ी काम कर रहे थे। और लुकैर्नो ट्रीटीज़ का सेहरा भी इन्हीं के सर पे बंधा था कि ये काफ़ी ज़्यादा अमन के लिए और पीस के लिए काम कर रहे थे, और इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला हुआ था इसी बात से। तो वो एक ऐसा बंदा जो अमन के लिए काम कर रहा था जर्मनी में, उस बंदे की डेथ हो गई। और इस डेथ को, जो कि अक्टूबर 1929 में हुई, इस डेथ का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ नाज़ी पार्टी को। और इस डेथ का जो असर था वो यंग प्लान पे भी हुआ, क्योंकि यंग प्लान को एग्जीक्यूट करवाना या उस पर अमल करवाना, उसमें इस बंदे ने बहुत ज़्यादा हेल्प करनी थी। और इस बंदे की डेथ एज अ सेटबैक था यंग प्लान का। और ये बंदा इंतहाई कोशिश कर रहा था कि किसी भी किस्म की एक्सट्रीमिस्ट, चाहे वो राइट विंग से हो या लेफ़्ट विंग से हो, वो ऊपर ना आने पाए। और ये नाज़ी के ख़िलाफ़ था। तो इसकी डेथ का नाज़ी को फ़ायदा हुआ, नाज़ी पार्टी को। और
यंग प्लान को और बाकी अमन के जितने भी प्रोसेस चल रहे थे उन सबको नुकसान हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था फॉरेन मिनिस्टर स्ट्रेसमैन की डेथ। दूसरा जो बड़ा सेटबैक था यंग प्लान की एग्जीक्यूशन में वो था द वॉल स्ट्रीट क्रैश। अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पे ये जो हुआ था इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो वॉल स्ट्रीट क्रैश के रिजल्ट के तौर पे ये हुआ कि जर्मनी में, जो कि ग्रेट डिप्रेशन भी में कन्वर्ट हुआ, जनवरी 1932 तक अकेले जर्मनी में ओवर 6 मिलियन 6 मिलियन से ज़्यादा जो लोग थे वो अनएम्प्लॉयड हो चुके थे, बेरोज़गार हो चुके थे। और ये एक बहुत बड़ा प्रेशर था जर्मनी पे, जो कि पहले से ही रेपरेशंस अदा कर करके थक चुका था, उस पर मज़ीद ये प्रेशर आ गया ग्रेट डिप्रेशन का। और इस प्रेशर को देखते हुए ये भी एक सेटबैक था, यंग प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे इन सूरत हाल में, क्योंकि यंग प्लान में तो कहा गया था कि आप रेपरेशंस पे करेंगे। तो यहाँ पे तो जर्मनी का बिल्कुल ही मुशीयत का बेड़ा गर्क हो गया था और उनके लोग बेरोज़गार हो रहे थे। तो यहाँ पे यंग प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बिल्कुल भी कंडीशन ऑपोजिट थी। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था यंग प्लान के लिए। और इस कंडीशन को देखते हुए लुज़ैन कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे इनको कुछ छूट मिली जर्मनी को फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ से। और इन्हीं इस्ना में जनवरी 1933 में जो हिटलर था वो जर्मनी का चांसलर बन गया। और हिटलर के आते ही जो इंटरनेशनल वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी उसका रुख बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि ये एक एक्सट्रीमिस्ट बंदा था और एक्सट्रीमिस्ट सोच रखने वाला था। और इसके आते ही जो इंटरनेशनल टेंशन्स थी वो और ऊपर चली गई और जो मसाइल हल होने की तरफ जाने थे वो भी नहीं हो पाए। तो यहाँ पे हम यंग प्लान के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। तो वॉल स्ट्रीट क्रैश जो है वो यंग प्लान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था स्ट्रेसमैन की डेथ के बाद, और इस वजह से यंग प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका।